नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पेंशनर को एग्जम्पशन दिया जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। 1 अप्रैल 2026 से सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किया गया है। नए एक्ट, नए रूल जारी किए गए हैं जिनमें अब अगर आप एक पेंशनर है, चाहे सरकार से आपको पेंशन मिलती है या प्राइवेट सेक्टर से अगर आपको पेंशन मिलती है, ध्यान रखिएगा पेंशनर को एग्जम्पशन दिया जाएगा। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करनी है। अच्छा, ये नियम जो है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 की अगर आप आईटीआर भरते हैं उस पर भी आपके लिए लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करें। करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी वीडियो जो लेटेस्ट आती है वो सीधा नोटिफिकेशन आपको दिया जाए, ताकि आप जल्द से जल्द हमारी वीडियो कवर करें, क्योंकि वीडियो के अंदर हम ऐसी नई अपडेट बैंक रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड देते रहते हैं। आइए सबसे पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या यहां पर आपको जानकारी देने वाले हैं। तो पेंशनर को एग्जम्पशन दिया जाता है असेसमेंट ईयर 26-27 में, ये एग्जम्पशन आपको मिलेगा अगर आप एक पेंशनर है। सबसे पहले ये जानेंगे कौन है पेंशनर एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत। किनको पेंशनर हम मानेंगे? पुराना एक्ट खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2026 को और नया एक्ट लागू हो जाएगा। तो इस नए एक्ट के हिसाब से पेंशनर कौन होगा, पेंशनर कौन होगा, सीनियर सिटीजन कौन होगा, सुपर सीनियर सिटीजन कौन होगा, ये भी डिस्कस करेंगे। पेंशनर को यहां पर कब मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है? अच्छा, पेंशन की 1 रुपए की इनकम हो, 1 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है। पेंशनर को कब मैंडेटरी आईटीआर फाइल नहीं करनी है और किन पेंशनर को एग्जम्पशन दिया जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से? 1 अप्रैल से आपको एक जरूरी काम करना है जो आगे वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा जब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईटीआर फाइलिंग पेंशनर के लिए। तो ये 1 अप्रैल से आप काम कर लीजिएगा तो आपको यहां पर एग्जम्पशन दिया जाएगा, यानी आने वाले समय में आपको ये एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर पेंशनर अगर आप है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब नहीं भरना है सरकार को, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। टैक्सेबल इनकम कितनी आपकी होती है जो भी पेंशनर है, कौन सी टैक्सेबल इनकम है, कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम है, क्या क्या डिडक्शन आपको मिलता है, कौन से आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, इसी के साथ ड्यू डेट आपके लिए क्या होने वाली है। तो ये सारे टॉपिक जो है वो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो है जो आम नागरिक के क्वेश्चन होते हैं वो यहां पर लेने की कोशिश करिए कि सारे टॉपिक जो वो कवर कर दिए जाए, ताकि एक पूरा का पूरा पैकेज बनाकर एक वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं, यानी पर्टिकुलर जो टॉपिक हम लेते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके कोई भी डाउट क्वेरी उसके बाद नहीं रहे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, कुछ हमसे रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीजें जो है वो आपकी रह गई है, तो आप वो कमेंट हमसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कौन है पेंशनर। ध्यान रखिएगा, नए एक्ट के हिसाब से ध्यान रखिएगा पेंशनर कौन माना जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल है, सभी यहां पर इंडिविजुअल है, आम नागरिक है, हम भी एक आम नागरिक है, अगर आपको पेंशन इनकम मिल रही है, ध्यान रखिएगा जिनको पेंशन इनकम मिल रही है वही पेंशनर माने जाएंगे। चाहे आपको गवर्नमेंट से मिल रही हो, बैंक से मिल रही हो, फैमिली पेंशन मिल रही हो, कोई भी तरीके की पेंशन मिल रही है, वही पेंशनर माने जाते हैं। अच्छा, पेंशन इनकम आपको कौन से हेड में दिखानी होती है? तो सैलरी हेड में आप अपनी पेंशन इनकम दिखाएंगे। फैमिली पेंशन अगर मिलती है, जैसे अगर किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली वालों को, जैसे वाइफ है या उनके जो बच्चे हैं, उनको पेंशन मिलती है, उसे फैमिली पेंशन माना जाता है। और ये फैमिली पेंशन जो है वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर दिखाई देती है, यानी हेड जो है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रहेगा। अगर फैमिली पेंशन है, नॉर्मल पेंशन है, तो आपके सैलरी इनकम में आ जाएगी। अच्छा, पेंशनर हो सकता है सीनियर सिटीजन हो या ना भी हो, जरूरी नहीं है यहां पर जो पेंशनर है वो हमेशा ही सीनियर सिटीजन होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन नए इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है। अगर आपकी एज 60 साल से लेकर 80 साल के बीच में है तो आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। हो सकता है आप पेंशनर भी हैं जिनकी एज 60 से 80 के बीच में है, तो वो पेंशनर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। सुपर सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन दी गई है, अगर आपकी एज 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में आप सुपर सीनियर सिटीजन, अगर आपकी एज 80 से ज्यादा पेंशनर है तो 80 से ज्यादा पेंशनर माने जाएंगे।
लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, पेंशनर की एज जो है वो अगर 60 साल से कम है तो वो नॉन सीनियर सिटीजन भी हो सकता है। इसलिए हमने कहा था कि जो पेंशनर है वो सीनियर सिटीजन भी हो सकता है और जो सीनियर सिटीजन है वो पेंशनर नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहां पर हर एक पेंशनर सीनियर सिटीजन होगा या हर एक सीनियर सिटीजन पेंशनर होगा, डिफरेंशिएट हो सकता है। यहां पर एक और डेफिनेशन दिया गया, स्पेसिफाइड पेंशनर या स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, जिन लोगों की एज 75 साल या उससे ज्यादा है, जो रेसिडेंट है, उन्हें अलग से फायदा बेनिफिट दिया जाता है, एग्जम्पशन दिया जाता है। आगे हम इसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, पेंशनर को कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, भले ही आपकी इनकम जो है वो बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना हो, यानी 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो ओल्ड रिजिम में होती है और न्यू रिजिम में आपके लिए 4 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, उससे इनकम कम भी क्यों ना है, आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर मैंडेटरी होता है। कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन दी गई है, अगर आपका करंट अकाउंट है तो सारे करंट अकाउंट मिला लेने आपको, इंडिया में जितने भी है, जिसमें अगर आप डिपॉजिट करते हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब है मल्टीपल, अगर आपने डिपॉजिट किया तो सभी को मिलाकर देखा जाएगा, चाहे आपने सिंगल अमाउंट डाला है, मल्टीपल डाला है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, अगर आपके पास करंट अकाउंट है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, सारे सेविंग अकाउंट मिला लीजिए, डिपॉजिट अगर आप करते हैं, ध्यान रखिएगा डिपॉजिट की बात हो रही है, विड्रॉ की बात नहीं हो रही है। अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तभी आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी होती है, चाहे वो फिर आप कैश में करें, ऑनलाइन मोड से करें या किसी भी माध्यम से करें, चाहे आपका लोन का पैसा आया हुआ है, प्रॉपर्टी बेचिए उसका पैसा आया हुआ है, सभी को यहां पर देखा जाएगा, सिर्फ इनकम नहीं, यहां पर इनकम के अलावा भी जितने भी आपके सोर्स हैं सारे को देखा जाएगा। सेविंग में 50 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बिजनेस वालों के लिए ध्यान रखिएगा, सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड 60 लाख से ज्यादा हुई, टर्नओवर ज्यादा हुआ, 60 लाख से ज्यादा का अगर आपने सेल कर दी, आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी होगा। प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, 10 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट हुई तो उस केस में आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। फॉरेन ट्रैवल करते हैं, खर्च करते हैं, एग्रीगेट यहां पर देखना है, 2 लाख से ज्यादा खर्च किया पूरे साल में, चाहे आपने खुद पे किया या फैमिली पे किया है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, एग्रीगेट यहां पर भी आपको देखना है, 1 लाख से ज्यादा हुआ, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। टीडीएस या टीसीएस कंबाइंड आपका जो डिडक्ट हुआ है, नॉन सीनियर सिटीजन या नॉन पेंशनर है, 25,000 से ज्यादा हुआ है तो आईटीआर फाइल करना है। सीनियर सिटीजन या पेंशनर अगर आप हैं, 50,000 से ज्यादा हुआ है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर आपका कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, कैपिटल लॉस है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। अगर आप कोई क्लेम करना चाहते हैं रिफंड, यानी 25 से कम, 50 से कम अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, रिफंड आ रहा है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। रिफंड लेना है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होता है। अगर आपका फॉरेन बैंक अकाउंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इनकम है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है, आपके एआईएस में कैश डिपॉजिट आ रहा है, आपने यहां पर प्रॉपर्टी ली हुई है, एफडी लिया हुआ है, शेयर्स लिया हुआ है, म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, इस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। नहीं फाइल करेंगे तो नोटिस 100% ट्रिगर यहां पर हो जाएगी। अच्छा, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड हो जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो ये हमने देखे हैं मैंडेटरी कंडीशन जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आइए अब आ जाते बात करते हैं कब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो वॉलंटरी फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं कंडीशन क्या है मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग की। ध्यान रखिएगा, अगर आप जो अभी हमने बताया था मैंडेटरी कंडीशन बताई थी, उसमें अगर आप नहीं आते हैं, पॉइंट 1 से 12 के अंदर अगर आप नहीं आते तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, टोटल इनकम अगर आपकी एक्सीड नहीं होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, यानी आपने ये मैंडेटरी जो पॉइंट हमने आपको बताए थे, इन पॉइंट में आप नहीं आ रहे। दूसरी चीज, आपकी टोटल इनकम जो वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो उस केस में आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है। आइए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखते हैं। ओल्ड रिजिम की बात करें, 60 से कम है, पेंशनर है, नॉन सीनियर सिटीजन है, 2.5 लाख की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। टोटल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से अंदर है, मान लीजिए आपकी 1 लाख है, 2 लाख पूरे साल में इनकम है, आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है ओल्ड रिजिम के अंदर। अच्छा, 60 से 80 के बीच में पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपके लिए दी गई है। अगर 80 से ज्यादा है, पेंशनर है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है।
न्यू रिजिम की बात करें तो चाहे आप पेंशनर हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, सभी के लिए 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी जाती है। यानी अगर आपने फाइनेंशियल 25-26 में 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की इनकम करी है, उतना ही बैंक में पैसा आया है, तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त आप 2 चीज और देख सकते हैं साथ में। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपया और 75,000 रुपया सिर्फ पेंशन के केस में दिया जाता है। तो यहां पर 4 लाख है तो 475 आपकी इनकम, टोटल इनकम तक आपको आईटीआर नहीं फाइल करना। ओल्ड एजिंग की बात करें तो 2.5 है उनके लिए 3 लाख, 3 लाख है उनके लिए 3.5 लाख हो जाएगा, और 5 लाख है उनके लिए 5.5 लाख आईटीआर नहीं फाइल करनी है। अच्छा, एग्जाम्ड इनकम अगर आपको होती है, जैसे ग्रेचुटी है, कम्यूटेड पेंशन आ रही है, एग्रीकल्चर इनकम, कई सारी एग्जाम्ड इनकम होती है जिसमें भी आपको आईटीआर फाइल करना नहीं होता है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम यानी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तभी आपको आईटीआर फाइल करना है। अच्छा, टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त 2 चीजों को आपको कंसीडर नहीं करना है। एक तो आपका डिडक्शन, एक आपका एग्जम्पशन। एटीसी से एटीयू जो अब नए सेक्शन के हिसाब से 123 से 154 हो चुके हैं, और 54 से लेकर ईसीएफ, ये सारे जो सेक्शन है आपके कैपिटल गेन एग्जम्पशन के, जो 82 से 89 हो चुके हैं, अगर ये आपकी इनकम के अंदर आ रहे हैं, एग्जम्पशन डिडक्शन अगर आप क्लेम करते हैं, तो इसको कंसीडर नहीं करना है आईटीआर फाइलिंग कैलकुलेशन के लिए। यानी ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में इनको कैलकुलेशन कंसीडर नहीं करना है। एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं। मान लीजिए ओल्ड रिजिम में आपकी 5 लाख की इनकम है और आपने 2 लाख का एग्जम्पशन डिडक्शन ले लिया है, 80C का हो गया, 80D का ले लिया है, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। अब आप कहोगे कि मेरी तो 3 लाख है, मुझे आईटीआर फाइल नहीं करना, मैं तो पेंशनर सीनियर सिटीजन हूं। तो ऐसा नहीं है, आपका ये 2 लाख कंसीडर नहीं करना है, ये 5 लाख की इनकम, टोटल इनकम देखी जाएगी, जिसके तहत आपको लायबिलिटी होगी आईटीआर फाइल करने की। तो ये सारी कंडीशन है, मैंडेटरी आईटीआर आप पर एप्लीकेबल नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एग्जेम्प्टेड आईटीआर जो पेंशनर को दी जाती है। तो कौन से पेंशनर है जिनको एग्जम्पशन दिया जाता है? तो जिन लोगों को आईटीआर एग्जेम्प्ट है, आइए ये जानते हैं। तो स्पेसिफाइड पेंशनर, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही स्पेसिफाइड पेंशनर का डेफिनेशन, जिसके अंदर एग्जेम्प्टेड आईटीआर 194P के अंदर मिलता है, पुराने सेक्शन के अंदर, और नए सेक्शन के हिसाब से 393 टेबल सीरियल नंबर 8 में। अच्छा, कंडीशन क्या है? इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में है तो रेसिडेंट है तभी इसका फायदा आप ले सकते हैं। 75 साल या उससे ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। 2 इनकम यहां पर अलाउड है, सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट जैसे सेविंग का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया। इसके अलावा कोई भी अदर इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए, कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रोफेशन, रेंट इनकम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम आपकी होनी चाहिए। आपका सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी स्पेसिफाइड बैंक में, पोस्ट ऑफिस में नहीं होना चाहिए। और स्पेसिफाइड बैंक जो है वो गवर्नमेंट बैंक हो सकती है, शेड्यूल बैंक हो सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिफाइन करी गई जो भी नोटिफिकेशन है उसके तहत बैंक जारी की जा सकती है। सिंगल अकाउंट हो गया या ज्वाइंट अकाउंट है, अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है अगर आप इस डेफिनेशन में आ जाते हैं। ना ही आपको फॉर्म 15H टीडीएस के लिए जमा करना है, जो अब हो गया 121। आपको क्या करना है? एक फॉर्म जमा करना है बैंक के अंदर अप्रैल में महीने में जाकर, 125 फॉर्म नंबर, जो 12BBA पुराने सेक्शन में हुआ करता था। स्पेसिफाइड बैंक को यह फॉर्म जमा करना है, जिसके अंदर आपको यह बताना है कि आपकी सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम है, इसके अलावा आपकी कोई भी इनकम नहीं है। और आपको यह दिखाना है कि आपने ओल्ड रिजिम ऑप्ट करी है या फिर न्यू रिजिम, ये आपको बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओल्ड रिजिम है तो डिडक्शन अगर आपने लिया है तो डिडक्शन का प्रूफ आपको देना होगा। 87A रिबेट जो 156 आपको मिलता है, उसका फायदा जो वो ऑटोमेटिक बैंक जो वो कैलकुलेट कर लेगी, क्योंकि उनके पास पेंशन, ब्याज की इनकम, सारी चीजें होती है। कैलकुलेट करने के बाद अगर कोई टैक्स निकल के आता है तो वो सरकार को जमा कर दिया जाएगा। तो बैंक यहां पर आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेगा, आपकी पेंशन और ब्याज की इनकम। ब्याज की इनकम ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी अदर बैंक में, बैंक अकाउंट में एफडी या सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका हुआ तो फिर ये एग्जम्पशन आपको नहीं दिया जाएगा। बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी और सरकार को जमा करके रिटर्न फाइल करके क्लोज कर देगी। इसके बाद आपको कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करना है। आपको ये फॉर्म का जो है वो एक कॉपी रखनी है, और साथ में आपको जो है जो टीडीएस सर्टिफिकेट होगा जो बैंक द्वारा दिया जाएगा वो अपने पास रखना है। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो डिडक्शन के अगर एविडेंस है वो आप रख लीजिए। कभी भी अगर नोटिस आती है कि आपने आईटीआर क्यों नहीं फाइल करी तो ये डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हैं। तो यहां पर पेंशनर को एग्जम्पशन दिया जाता है, 75 साल या उससे ज्यादा है तो ये फायदा बेनिफिट आपको दिया जाता है। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर पेंशनर अगर आप है तो आपको इनकम टैक्स कब नहीं भरना है, आइए समझते हैं। अगर आपको टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक है
तो कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना है ओल्ड रिजिम में। अगर आपकी 4 लाख तक की इनकम है टोटल, तो उस केस में भी न्यू रिजिम में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अच्छा, रिबेट 87A का फायदा आपको मिलता है 156 का। जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, स्पेशल इनकम नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये स्पेशल इनकम है, यहां पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। 12.5%, 20% आपको यहां पर टैक्स देना पड़ सकता है। ओल्ड रिजिम में यहां पर टोटल इनकम यानी नॉर्मल इनकम अगर आपकी 5 लाख तक है और टैक्स अगर आपका 12,500 तक है तो वो आपको छूट मिल जाएगी। न्यू रिजिम की बात करें तो 12 लाख तक की इनकम पर आपको छूट मिलता है और टैक्स आपका 60,000 रुपए तक का माफ होता है। तो 4 लाख से 12 लाख के बीच में तो 60,000 रुपए का जो टैक्स आएगा वो आपका पूरा माफ हो जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है 50,000 रुपए, 75,000 रुपए। तो जो पेंशनर है जिनको 5 लाख का ओल्ड रिजिम में है तो उन्हें 50,000 यानी 5,50,000 तक का मिलेगा, और 12 लाख है तो 12,75,000 का मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ भी आपको 87A रिबेट यानी 156 में दी जाती है। 12 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है न्यू रिजिम आपको अलाउ करती है। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं। टोटल इनकम आपकी 12,10,000 रुपए है, टैक्स बना आपका 61,500, इनकम कितनी इंक्रीज हुई यहाँ पर 10,000 रुपए, तो मार्जिनल रिलीफ आपको कितनी दी जाएगी यहाँ पर सिर्फ 51,500। सिर्फ टैक्स आपको जो है वो 10,000 देना है, यानी जितनी इनकम बढ़ी है उतना ही टैक्स आपको देना है, बाकी का जो डिफरेंस है वो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। एक और एग्जांपल है, 12,50,000 है, टैक्स बना 67,500, इनकम कितनी बढ़ी है 50,000 रुपए, तो टैक्स सिर्फ 50,000 ही देना है, बाकी का ये जो डिफरेंस है वो आपको मार्जिनल रिलीफ 17,500 की दी जाएगी। अगर आप पेंशनर है 60 साल से ज्यादा है तो कोई भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आप पे नहीं आती है, अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है। अगर किसी का बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो 10,000 तक की टैक्स लायबिलिटी आपके अंदर है, तो उस केस में भी आपको एडवांस टैक्स नहीं जमा करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्सेबल इनकम कौन कौन सी यहां पर पेंशनर को होती है, यानी सोर्स क्या क्या होती है पेंशनर को इनकम की। तो पेंशन इनकम हो सकती है एरियर ऑफ पेंशन, सेविंग से ब्याज आ सकता है, एफडी से ब्याज आ सकता है, पोस्ट ऑफिस से जैसे सीनियर सिटीजन, एमआईएस, एनएससी, केवीपी, आरडी से अगर आपको ब्याज आता है ये आपकी टैक्सेबल है, ये सभी टैक्सेबल इनकम है आपकी। डिविडेंड हो गया, कैपिटल गेन हो गया, शेयर से, म्यूचुअल फंड से, गोल्ड से, प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं, फैमिली पेंशन मिल रही है। अच्छा, फैमिली पेंशन में डिडक्शन आपको मिलता है लेकिन फिर भी ये आपके लिए टैक्सेबल है। बिजनेस हो गया, प्रोफेशन अगर आप करते हैं, रेंटल इनकम आ रही है, कमीशन की इनकम अगर आपको आ रही है, और गिफ्ट अगर आपको मिल रहा है नॉन रिलेटिव से, सभी को मिलाकर 50,000 तक आपके लिए जो है एक्सीड अगर कर जाता है सभी नॉन रिलेटिव को मिलाकर, तो वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। आइए देखते हैं एग्जेम्प्ट इनकम यहां पर आपके लिए क्या होगी पेंशनर्स के लिए। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, ग्रेच्युटी रिटायरमेंट में मिल रही है, लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट में मिल रही है, कम्यूटेड पेंशन, ध्यान रखिएगा अगर आप कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए पूरी एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए 1/3 अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है और ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 50% आपकी कम्यूटेड पेंशन जो है वो टैक्स फ्री रहती है। प्रोविडेंट फंड विड्रॉ अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है पीपीएफ का, सुकन्या समृद्धि योजना का, लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी मिल रही है, ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट मिल रहा है रिलेटिव से, अच्छा नॉन रिलेटिव से भी गिफ्ट मिल रहा है 50,000 रुपए तक, या मैरिज में मिल रहा है तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट रहता है। अमाउंट अगर आपने रिसीव किया है विल इनहेरिटेंस में, ये एग्जेम्प्ट है। डिसेबिलिटी पेंशन या गैलेंट्री अवार्ड, ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। अच्छा, ये जो है इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जम्पशन हो सकते हैं, आपको अगर कोई पता है तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट, डिडक्शन यहां पर क्या क्या आपको मिल सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर जो डिडक्शन है वो आपको ओल्ड रिजिम में दिए जाएंगे, न्यू रिजिम में बहुत ही कम डिडक्शन आपको मिलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है ओल्ड में 50,000 और न्यू में 75,000 रुपया। फैमिली पेंशन की बात करें तो 15,000 आपको ओल्ड में, 25,000 रुपया मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलता है न्यू में, या फिर 1/3। अच्छा, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है उसका डिडक्शन आपको अलाउ किया जाता है। रेंट की बात करें तो 30% जो है रेंट आपको यहां पर डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा दिया जाता है। एटीसी जो 123 हो चुका है, एलआईसी, पीपीएफ, इनमें अगर आप निवेश करते हैं होम लोन में तो 1.5 लाख का फायदा आपको मिलता है। एटीसीसी डी 1B में, एनपीएस में 50,000 का बेनिफिट मिलता है। एटीडी जो 126 है, मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, सीनियर सिटीजन पेंशनर है, 50,000 का फायदा मिलता है। अगर आप हेल्थ पॉलिसी भी लेते हैं तो 50,000 का यहाँ पर डिडक्शन आपको मिल जाता है ओल्ड रिजिम में। 80DD 127 अगर डिसेबल है तो उसके लिए अगर आप खर्च करते हैं 75,000 रुपए, सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का बेनिफिट मिलता है। 80DD अगर स्पेसिफाइड डिजीज हुई है 40,000 रुपए और सीनियर सिटीजन पेंशनर है तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। 80TTA, 80TTB, 80TTA में सेविंग का ब्याज का मिलता है और 80TTB में चाहे सेविंग हो, एफडी हो, आरडी हो, सेक्शन ये 153 कहा जाएगा। 10,000 80A में मिलेगा और 80TTB में आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। अच्छा, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं 100% इंटरेस्ट आपका माफ होता है 8 साल के लिए। 80G की बात करें, डोनेशन अगर आप देते हैं 100% और कुछ केस में आपको 50% अलाउ होता है।
आइए लास्ट पॉइंट आ जाते हैं, आईटीआर फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल है और ड्यू डेट आपके लिए क्या होने वाली है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये 4 ही फॉर्म जो है वो पेंशनर के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। ध्यान रखिएगा, आईटीआर 1 में पेंशन, बैंक इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो आईटीआर 1 बनना है। आईटीआर 2 आपको कब बनना है, कैपिटल गेन, बैंक इंटरेस्ट, पेंशन इनकम आ गई, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आईटीआर 2 आ जाएगा। आईटीआर 3, 4 जो है वो ज्यादातर बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए है। आईटीआर 4 में अगर आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, साथ में बैंक इंटरेस्ट, हाउस प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आईटीआर 4 हो जाता है। और आईटीआर 3 में ध्यान रखिएगा नॉन ऑडिट है, अगर नॉन ऑडिट है या ऑडिट भी अगर आपको है तो आईटीआर 3 में आप जा सकते हैं। ड्यू डेट क्या है आपके लिए, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के लिए 31 जुलाई रहेगी। और अब यहां पर जो आईटीआर 3, आईटीआर 4 फाइल करेंगे बिजनेस वालों के लिए, उनके लिए यहां पर 31 अगस्त रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट वालों के लिए अगर आप ऑडिट में जाते हैं, आईटीआर 3 की डेट की बात करें तो 31 अक्टूबर है। रिलेटेड आईटीआर की बात करें, आईटीआर 1, 2, 3, 4 जिसकी डेट है 31 दिसंबर 2026। रिवाइज आईटीआर की बात करें 1, 2, 3, 4 अगर आईटीआर है तो उसकी डेट है 31 दिसंबर। अच्छा, रिवाइज आईटीआर अगर आप लेट फीस के साथ जमा करेंगे 1,000 रुपया और 5,000 की लेट फीस आपको लगेगी। 5 लाख से ज्यादा अगर इनकम है, 5 लाख से कम है तो 1,000 की लेट फीस लगेगी। इसके लिए डेट है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। तो ये भी सब हमने कवर कर लिया। अब रह जाती है हमारी स्लैब। तो स्लैब मैं आपको बता दूं, न्यू रिजिम में आपके लिए जो स्लैब है, अप टू 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है सरकार को। 4 लाख से लेकर अगर 8 लाख की बात करें तो 5% टैक्स रेट लगेगा। 8 लाख से अगर 12 लाख के अंदर है तो 10%। 12 लाख से अगर आपकी 16 लाख के बीच में है तो 15%। 16 लाख से अगर 20 लाख के बीच में है तो उसके इसमें 20%। फिर 20 लाख से अगर आपकी 24 लाख के बीच में है तो 25%। और 24 लाख से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपको यहां पर जो है 30% टैक्स रेट लगेगा। ये न्यू रिजिम के है। ओल्ड रिजिम में ध्यान रखिएगा 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको 5% टैक्स रेट रहेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख की अगर बात करें तो यहां पर आपको जो है 20% टैक्स रेट लग जाएगा। और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। अच्छा, ये 2.5 लाख नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख हो गए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर पेंशनर के रिलेटेड एग्जम्पशंस और सारी डिटेलें कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करी है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल पसंद आया तो उसके रिगार्डिंग पूरा एक वीडियो जो है वो हम बना देंगे। लेकिन आपको सवाल इसमें कमेंट जो है वो जरूर करें। कमेंट करके अपने सवाल पूछें। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।